हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जनरल साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। गाइज, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जनरल साइंस एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें कम से कम 10 से 15 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, अभी तक हमने 9 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं और ये हमारी 10वीं क्लास है। और यदि आपने नहीं देखी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। साथियों, इस वक्त पूछा गया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। साथियों, यह क्वेश्चन एसएससी 2015-2019 में पूछा गया है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप या तो याद कर सकते हैं या फिर उनको नोट कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागपुर में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। साथियों, आपको बताना है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कौन सा कहलाता है। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण परजीवी प्रदूषण कहलाता है। कौन सा? परजीवी प्रदूषण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। इसमें पूछा गया कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप उपर्युक्त सभी हो सकता है। क्या? उपर्युक्त सभी हो सकते हैं। क्या क्या? समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। तो वैश्विक तापन में ये सब कुछ हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ पर स्थित है। इसमें पूछा गया है जो ओजोन छिद्र है वह कहाँ पर स्थित है। तो ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। कहाँ पर? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। आपको बताना है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत क्या अवशोषित करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण करती है। इसमें पूछा गया है कि जो तेजाब वर्षा है वो पर्यावरण में कौन सा प्रदूषण करती है। तो तेजाब वर्षा पर्यावरण में CO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रदूषण करती है। किसका? CO2 तथा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रदूषण करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इसमें पूछा गया है कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? किसके लिए? प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराध्वनि जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। इसमें पूछा गया कि पराध्वनि जेट है जो किसको पतला करके प्रदूषण करता है। तो पराध्वनि जेट है जो O3 को पतला करके प्रदूषण करता है। किसको? O3 को पतला करके प्रदूषण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग एक्स वातावरण प्रदूषण करता है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें पूछा गया कि जो फ्लाइंग एक्स है जो वातावरण प्रदूषण करता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यह थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होने वाला एक प्रदूषण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। इससे पूछा गया कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। साथियों, इसमें पूछा गया कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या हो सकता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से उपर्युक्त सभी हो सकते हैं। क्या क्या? मृदा प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है और वायु प्रदूषण भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। इसमें पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है साथियों, आपको बताना है। और यह क्वेश्चन ग्रुप डी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए
कौन सी एजेंसी कार्य कर रही है? तो यह ग्रीन पीस एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण है। इसमें पूछा गया कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण कौन सा है? तो भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषण आर्सेनिक है। क्या? आर्सेनिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो आपको बताना साथियों कि मानव त्वचा का किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके द्वारा? डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। साथियों यह आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? साथियों इसमें पूछा गया कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी, यहाँ पर होगा ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधक का अध्ययन किया जाता है। इसमें पूछा गया कि जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधों का अध्ययन इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके द्वारा? इसके अंतर्गत इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलियोनटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें पूछा गया कि पॉलियोनटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पॉलियोनटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को कहते हैं। इसमें पूछा गया कि कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तितलियों के अध्ययन कहलाता है। इससे पूछा गया कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। क्या? लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इससे पूछा गया कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्या? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। साथियों यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया, यह 2015 में पूछा गया और एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमने सभी प्रश्न इसी आधार पर लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आपको याद रखना है या आपको नोट डाउन करना है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन कहलाता है। इसमें पूछा गया कि घाव का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है या क्या कहलाता है? तो घाव का अध्ययन टर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? टर्मेटोलॉजी के अंतर्गत घाव का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैंसर से संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है। इसमें पूछा गया कि कैंसर से संबंधित रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर से संबंधित रोग का अध्ययन ओकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्या? ओकोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। इसमें पूछा गया कि मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंशागति के नियम का अध्ययन को कहते हैं। इसमें पूछा गया कि वंशानुगति के नियम के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वंशानुगति के नियम के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? तो नस्ल सुधारना यूथीनिक्स कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसमें पूछा गया कि नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की या जंतु विज्ञान की कौन सी शाखा होती है, या किस शाखा के अंतर्गत नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडोक्रोनोलॉजी। एंडोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, ये तो हुए जीव विज्ञान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम देखेंगे 5 इंपोर्टेंट पुस्तकों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली पुस्तक है पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन आरआरबी 2015 पूछा गया है। साथियों, पुस्तकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, उनसे संबंधित लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक कल्याण है। कौन से? कल्याण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार हैं। इसमें पूछा गया कि रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं। कौन? कालिदास हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र एक चाणक्य की पुस्तक है। किसकी? चाणक्य की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन थे। साथियों, आपको बताना है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट थे। कौन? बाण भट्ट थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। साथियों, आपको बताना है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।